हेलो बच्चा लोग। तो ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले अपना सेक्शन फार्मूला। इससे पहले वाली वीडियो में अपना डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिया था हमने, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अपना सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला हमारा होता क्या है, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला को। इसी में हमारे दो केस बनते हैं, पहला बनेगा इंटरनल का और फिर बनेगा एक्सटर्नल का केस। तो वो भी इसी वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को आज शुरू करते हैं और देखते हैं ज़रा सेक्शन फार्मूला बोलता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा सेक्शन फार्मूला एक्चुअली कहता क्या है। मान लेते हैं एक हमारी लाइन है, इसको मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी पॉइंट। अब ये जो ए पॉइंट है इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो रहे होंगे, तो मैं मान लेता हूँ इसके जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे वो x1, y1 रहे होंगे, और बी पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए क्या x2, y2 रहे होंगे। और ये मैंने अभी पिछली वीडियोस में सब कुछ बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सीसा, ऑर्डिनेट्स वगैरह सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर किसी बच्चे ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर, या मैं नीचे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहाँ पर जाकर भी पिछली वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिएगा ये मेरे दो पॉइंट है ए और बी, और मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में एक हमारा तीसरा पॉइंट आकर बैठ गया सी। कौन आकर बैठ गया, हमारा तीसरा पॉइंट सी आकर बैठ गया। और अगर वो सी जब वो आकर बैठा यहाँ पर, तो उसने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ इसको पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, यानी कि कुछ तो ये वाला पार्ट बना होगा और कुछ ये हमारा ये वाला पार्ट बना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरा ए से लेकर सी तक का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने माना एम पार्ट है, और सी से लेकर बी वाला जो पार्ट है मैंने माना इसको हमारा कौन सा पार्ट है, एन पार्ट है। तो अगर मुझसे पूछे कि सी पॉइंट जो इन दोनों के बीच में आकर बैठा हुआ है, इसने पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक m है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा n है। इसका मतलब सी पॉइंट ने ए बी वाली लाइन को या ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है सारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी लाइन थी बेचारी पूरी की पूरी साबुत थी पहले, पर जैसे ये सी वाला पॉइंट हमारा बीच में आकर बैठा, इसने क्या किया, पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। और कौन से रेशियो में डिवाइड किया, एम रेशियो एन में उसने डिवाइड कर दिया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए से लेकर सी तक का पोर्शन ए सी अपॉन बी सी का पोर्शन या सी बी का पोर्शन में निकालूं तो वो कितना बनने वाला है, एम रेशियो एन बनने वाला है। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? अच्छा, अब देखो सेक्शन फॉर्मूला बोलता क्या है, वो ये कहता है कि आपने ये तो बता दिया कि सी पॉइंट बीच में आया इन दोनों के, और उसने पूरी लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड कर दिया। पर अगर मुझे अब इस सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, भाई साफ सी बात है, इस ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, इस बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट थे x2, y2, और अगर इस सी पॉइंट के भी मुझे अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आ जाए तो हम किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के। और सेक्शन फॉर्मूला बोलता क्या है जरा समझना, वो ये कहता है कि कभी भी आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना, और काम हमारा यहीं पर ही खत्म। इतनी बात समझ आई? क्या करना है, ये जो m है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे, n की मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे, और हमारे c के कोऑर्डिनेट हमारे को पता चल जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, m की मल्टीप्लाई, देखो आपको पता है c का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कुछ क्या रहेगा इसमें, y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, c मतलब एब्सीसा निकालता हूँ c का, और फिर इसके बाद क्या निकाल दूंगा, इसका कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। चलो भाई, तो अगर सी कोऑर्डिनेट का मुझे एब्सीसा निकालना है तो साफ सी बात है, मैं m को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, x2 के साथ, ये आया mx2 प्लस n को करवाऊंगा x1 के साथ, और नीचे आ जाएगा मेरा क्या, इन दोनों का एडिशन यानी कि m प्लस n। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब आप m और n की क्रॉस करवाएंगे तो एब्सीसा बोले तो क्या, x पे हम कितना चले, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करवानी है, ना कि y से करवानी है। और अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, या मैं कहूँ c कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, m और n की दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊंगा, पर इस बार किसके साथ करवाऊंगा, y2 और y1 के साथ। तो ये बन जाएगा मेरा my2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ny1, और नीचे आ जाएगा मेरा क्या, इन दोनों का एडिशन यानी कि m प्लस n। बोलो बच्चा लोग, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि अगर कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट हमारे को दी हुई है और उसके बीच में हमारे एक तीसरा पॉइंट आकर बैठ गया, लेट्स से सी, और उस सी ने क्या किया, पूरी की पूरी लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर दिया, और अगर वो मुझसे पूछता है कि मुझे सी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, इन दोनों की क्रॉस करवा के।
यानी कि सी कोऑर्डिनेट का एब्सिसा निकालूंगा mx2 nx1 अपॉन m प्लस एन करके, और सी कोऑर्डिनेट का ही y निकालूंगा या कोऑर्डिनेट निकालूंगा इसका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस एन करके। ये एक बात और भी ध्यान रखनी है, देखो ये जो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट थी, इसमें ये जो सी पॉइंट है इन दोनों के बीच में आकर बैठा, यानी कि इसने इसको डिवाइड तो किया, बट डिवाइड कैसे किया, इसने इंटरनली डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, इंटरनली। तो इंटरनली का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी हमारी लाइन सेगमेंट हमारे को दी हुई थी, अगर उसी को डिवाइड किया किसी भी पॉइंट ने और वो पॉइंट खुद हमारा बीच में आकर बैठा हुआ है, इसका मतलब उस पॉइंट ने लाइन को डिवाइड तो किया, बट कैसे डिवाइड किया, इंटरनली डिवाइड किया। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? अब आ जाते हैं जरा एक्सटर्नली के केस पर, कि अगर यही लाइन सेगमेंट को हमारा सी पॉइंट डिवाइड तो कर रहा है पर एक्सटर्नली कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे इंटरनली का मतलब हुआ लाइन सेगमेंट के बीच में आकर लाइन को डिवाइड किया, तो एक्सटर्नली का मतलब क्या होगा, लाइन सेगमेंट के बाहर जाकर उसने क्या किया होगा, लाइन को डिवाइड किया होगा। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। अब कौन सा केस पढ़ेंगे हम, अपना एक्सटर्नली का केस पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, एक्सटर्नली का केस। चलो, मैंने मान लिया ये हमारी एक लाइन सेगमेंट थी ए बी, ए और बी। ए के हमारे कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा तो मैंने मान लिया x1 y1 रहा होगा, बी का कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा तो मैंने मान लिया x2 y2 रहा होगा। पर इसी लाइन सेगमेंट के बाहर एक हमारा तीसरा पॉइंट आकर विराजमान हो गया, कौन, सी। और इस सी ने क्या किया जरा समझना, पहले तो सिर्फ हमारी ए बी एक पूरा का पूरा सेगमेंट बना रही थी, पर अगर मैं अब ओवरऑल देखता हूं तो हमारे कितने सेगमेंट बने हुए हैं, दो बने हुए हैं। एक तो ए बी बना हुआ है और एक ए से लेकर क्या बना हुआ है, सी बना हुआ है। इसका मतलब इस सी पॉइंट ने भी क्या किया, हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। बट हमें पता है इस बार जो सी पॉइंट ने डिवाइड किया है वो खुद तो बीच में आया ही नहीं है, वो तो खुद बाहर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये जो केस हमारा बना वो कैसा बना, हमारा एक्सटर्नली। चलो, तो मैं मान लेता हूँ इस बार जो सी हमारा आया है, सी ने जो डिवाइड किया लाइन सेगमेंट को, वो दोबारा से m/n में किया। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, अगर मैं यहाँ पर ए बी की बात करता हूँ और कहता हूँ सी पॉइंट मेरा बीच में आया था और m/n में इसने डिवाइड किया, तो ध्यान रखना m का मतलब हुआ यहाँ से a से लेकर c तक और n का मतलब हुआ c से लेकर b तक। पर अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि c जो है मेरा वो एक्सटर्नली आया है, कैसा आया है, एक्सटर्नली, यानी कि बाहर आया है, और बाहर आने के बाद उसने ए बी लाइन को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इसका मतलब देखना, जब डिवाइड करेगा तो साफ सी बात है कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो उसने दिया हुआ है किस रेशियो में डिवाइड किया, m/n। पर ध्यान रखना इसमें ये गलती मत करना कि सर m/n का मतलब हुआ कि ए बी m हो गया और बी सी हमारा n हो गया, ना। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ए बी रेशो ए सी, क्या बोलेंगे, ए बी रेशो ए सी। क्या दिया हुआ है हमारे को यहाँ पर, ए बी रेशो ए सी दिया हुआ है m/n। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी समझने वाली, कि जब भी हमारा पॉइंट डिवाइड करेगा किसी भी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली m/n में, तो m का मतलब होगा ए बी और n का मतलब होगा a से लेकर ही c तक का पोर्शन। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? चलो, अब जरा आगे चलते हैं, इस बात को आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं जरा इसमें अगर मुझे c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मेनली फोकस क्या है सेक्शन फॉर्मूले का, कोऑर्डिनेट्स निकालने। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, जो किसी भी एक लाइन सेगमेंट के बीच में आकर या बाहर आकर उसको डिवाइड कर रही है। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो सबसे पहले निकालूंगा सी का एब्सिसा और फिर निकालूंगा सी का ऑर्डिनेट। अच्छा, मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि सर ये एब्सिसा ऑर्डिनेट आप क्या बता रहे हो, तो मैंने पिछली बार बताया हुआ है, आप नीचे जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे, मतलब प्लेलिस्ट का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, बहुत आराम से आप देखिएगा, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। पहले बेसिक बताया है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सब कुछ बड़े आराम से बताया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोबारा से। तो देखिए, सी कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो फिर से वही कहूँगा, क्रॉस करवा दो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो अगर मुझे सी कोऑर्डिनेट का एब्सिसा निकालना है तो साफ सी बात है मुझे पहले इसके एक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, और जब मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तब मुझे इसी की मल्टीप्लाई किससे करवानी पड़ेगी, y के साथ करवानी पड़ेगी। करवाओ ज़रा। तो पहले बनेगा मेरा mx2 प्लस nx1। बस यहाँ पर जिसने गलती करी वो पूरा पूरा गलत कर देगा, क्योंकि ध्यान रखना इंटरनल के केस में और एक्सटर्नल के केस में एक बारीक सी डिफरेंस ये रहती है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पर प्लस नहीं आता, वो क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है हमारा, माइनस आता है। तो यानी कि mx2 nx1 होगा, परफेक्ट है, नीचे भी mn आएगा, परफेक्ट है। पर यहाँ पर हमारा जैसे एडिशन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर होगी बात नहीं?
और ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट निकालना चाहूँगा तो क्या बनेगा my2 ny1 और अपॉन में आ जाएगा m और n, यहाँ पर ही माइनस और यहाँ पर भी हमारा माइनस। बोले इतनी बात समझ आई या नहीं आई? तो ये हमने पढ़ा कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। अभी इसके आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे लेवल के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर ये जो फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिख दिया है ये एक्चुअली में आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, तो मैं फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर इस फॉर्मूले का यानी कि इंटरनली वाले केस का फॉर्मूले का हमारा पूरा डेरिवेशन है और एक्सटर्नली वाले केस का भी हमारा पूरा डेरिवेशन है। तो अगर आप चाहे तो वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूले के डेरिवेशन भी देख सकते हैं। तो चलिएगा इसको फटाफट नोट कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो देखिएगा ये हमने क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। उसने कहा एक लाइन सेगमेंट है, अ लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 2,5 एंड -4 5, -2। यानी कि उसने कहा एक हमारे पास क्या दी गई, लाइन सेगमेंट दी गई ए बी। तो मैंने पहले एक लाइन सेगमेंट बना लिया आपके कहने से ए बी। आगे लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 2,5 एंड -5, -2। यानी कि जो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो तो हमारे को दिया हुआ है 2,5 और इसके साथ साथ जो हमारे को बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5, -2। इतनी बात समझ आ गई। आगे लिखा हुआ है एंड रेशो इज 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी विच डिवाइड्स द ए बी इंटरनली। यानी कि उसने कहा कि एक हमारा सी पॉइंट है जो कि इस ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो साफ सी बात है इंटरनली है तो सी पॉइंट इन दोनों के हमारे बीच में बैठा होगा। और साथ साथ उसने कहा कि ये जो सी पॉइंट है ये हमारी पूरी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। आगे उसने कहा कि आपको क्या निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि जो हमारा पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और अभी हमने सेक्शन फॉर्मूले में बड़े आराम से पढ़ा कि जब भी हमारा कोई भी पॉइंट इंटरनली आकर किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने जरा समझना, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कैसे निकालते थे आपको मालूम ही होगा, अभी हमने पढ़ा था। इसको मैं मान लेता हूँ ये m दिया हुआ है, इसको मैंने मान लिया ये n दिया हुआ है, ये मैंने मान लिया x1 दिया हुआ है, ये मैंने मान लिया y1 दिया हुआ है, ये देखा मैंने x2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है मैंने y2। तो हमने क्या किया था, क्रॉस किया था इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। पहले हम लिखेंगे c का एब्सिसा और फिर लिखेंगे c का ऑर्डिनेट। लिखवाओ जरा, mx2 यानी कि 3 × -5 प्लस nx1 यानी कि 4 × 2, तो ये आ गया 4 × 2। और नीचे आपको पता है बताया हुआ है m + n यानी कितना आ जाएगा 3 + 4। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब निकालते हैं इसका ज़रा ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या बोलता है, my2 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करवाओ -2 के साथ प्लस ny1 यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करवाओ 5 के साथ, और नीचे आ जाएगा m + n यानी कि आ जाएगा 3 + 4। क्लियर होगी यहाँ तक बात? बस काम खत्म यहीं पर ही। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप हल्के से दिमाग लगा ले तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से हो जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए -5 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -15, 4 2 जा कितना बना 8, और 4 और 3 कितना होता है हमारा एडिशन करके 7। ऐसे यहाँ कराते हैं 3 2 जा 6 आएगा बट नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस, और 5 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 20। नीचे आ जाओ 7, 4 और 3 कितना हो गया हमारे यहाँ पर 7। क्लियर होगी बात नहीं? एक बार ज़रा लास्ट इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। -15 एंड 8 आपको पता है 15 में से 8 जाएगा 7 और नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये बन जाएगा -7/7। ऐसी यहाँ बात करता हूँ तो 20 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 14/7, और यहाँ बच जाएगा -1,2। यानी कि अगर मुझसे उसने पूछा यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, और किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमारे को, सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यानी कि जिस पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया हमारी लाइन सेगमेंट को उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो हम क्या बताएंगे -1,2। बोलो बच्चा लोग क्या बताएंगे, -1,2। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कुछ समझ ना आया हो? परफेक्ट है बिल्कुल यहाँ तक सबका। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए जरा फटाफट, और फिर आगे चलते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर, मजा आएगा उसको करते हुए। चलिए तो देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points 1, -7 and 6,4 is divided by x axis। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ।
उसने कहा कि आपका जो है एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ये, और वो लाइन सेगमेंट जो मिलकर बनी हुई है वो 1,-7 एंड 6,4 से मिलकर बनी हुई है। आपको पता है अगर 1,-7 में कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट प्लॉट करना चाहूँ तो आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव टाइप के पॉइंट्स रहेंगे। इसमें देखता हूँ तो x तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कुछ इस टाइप के रहेंगे। इधर देखता हूँ तो यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, कुछ इस टाइप के रहेंगे। इस वाले में देखता हूँ तो मेरा x तो यहाँ पर पॉजिटिव है पर y क्या है मेरा नेगेटिव, यानी कुछ इस टाइप के रहेंगे। यानी कि 1,-7 देखता हूँ तो 1 तो पॉजिटिव और -7 क्या है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ बैठने वाले हमारे क्वाड्रेंट में से, कुछ यहाँ पर बैठने वाले, यानी कि ये आ गया मेरा 1,-7। आगे लिखा हुआ है 6,4। 6,4 आपको पता है ये भी पॉजिटिव, तो कुछ ना कुछ हमारे पहले क्वाड्रेंट में बैठे होंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा किसको शो करेगा 6,4 को। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और उसने कहा कि ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है दोनों पॉइंट से मिलती हुई, और कह रहे हैं ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को हमारी एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया हुआ है, लिखा हुआ भी है द पॉइंट्स दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि इस लाइन सेगमेंट, यानी कि जो पॉइंट था हमारा 6,4 और ये वाला जो पॉइंट था 1,-7, इसको जो हमने हमारा डिवाइड किया है वो किसने डिवाइड किया है, एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है। और आगे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि आपको वो रेशियो लेकर आना है जिस रेशियो में हमारी लाइन सेगमेंट, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया होगा। फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं हमारे एक लाइन सेगमेंट है ये, और इस लाइन सेगमेंट को हमारे एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया हुआ है। अब साफ सी बात है डिवाइड अगर किया है तो कुछ ना कुछ रेशियो में किया होगा, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा एक्स एक्सिस है इसने कौन से रेशियो में हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, बस आपको ये निकालना है। क्लियर होगी बात नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ अगर मैं इस पॉइंट को निकालने की कोशिश करूँ जिस पॉइंट ने हमारा पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट डिवाइड कर दिया, तो आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट तो मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, और हमें पता है जो भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर आता है वो किस टाइप का रहता है, x,0 टाइप का रहता है। बताई गई वाली बात पहले भी, यानी कि जो भी पॉइंट हमारा किसी भी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो वो हमारा x,0 टाइप का रहेगा, और कोई भी पॉइंट हमारा y एक्सिस पे रहेगा तो वो कैसे रहने वाला है 0,y टाइप का रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बना हुआ है, जरा समझना, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये हो गया मेरा 6,4, ये हो गया मेरा 1,-7, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया x,0, और हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? अब मेरी बात को एक बड़े आराम से समझना, देखो जब भी आपको रेशियो निकालने की बात करता है, किसकी बात करता है, रेशियो निकालने की। अभी तक जो हमने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर सर बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे कह दे तो हम सीधा क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और काम हमारा खत्म हो जाएगा। पर ध्यान रखना जब भी वो आपको रेशियो निकालने की बात कहेगा तब आपको रेशियो खुद से लेट करना पड़ेगा k/1, बस ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। और ध्यान रखो या ना रखो आप वैसे भी बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है रेशियो हमारा क्या रहता है, m/n रहता है। अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ तो ये, या मैं कहूँ कि n से डिवाइड करवा दूँ पूरे रेशियो में, तो ये बन जाएगा m/n रेशियो n/n। एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी रेशियो से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करवा दो या किसी भी चीज़ से डिवाइड करवा दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला हमारा नहीं है। इसका मतलब अगर इस रेशियो में मैं n से डिवाइड करवा भी दूँ कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। तो ये बनेगा n से n कटेगा, ये बन जाएगा m/n रेशियो 1, और हमें पता है इस m/n को मैं क्या कह सकता हूँ, k, और ये आ गया रेशियो 1। ध्यान रखना अगर कोई पूछे हमारे से कि k की वैल्यू क्या बन सकती है तो आप कह सकते हो कि m/n इज़ द वैल्यू ऑफ k। क्लियर हो गई? तो सर इतना बड़ा झंझट आपने करा ही क्यों है, आप यही कर लेते सीधा कि m/n लेकर चलते और काम खत्म कर लेते। देखो अगर मैं यहाँ पर m/n लेकर चलता अपना तो मुझे पता है यहाँ पर इक्वेशन तो बननी है 1, पर हमारे वेरिएबल कितने फंस जाएंगे वहाँ पर 2। तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें 2 वेरिएबल फंसे हुए हैं तो वहाँ पर वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैंने क्या किया, पहले इसको एक वेरिएबल में बना लिया ताकि एक ही वेरिएबल होगा, एक ही इक्वेशन बनेगी और उस वेरिएबल की वैल्यू मेरी इजीली निकल सकती है। क्लियर होगी बात नहीं? चलो तो आपने रेशियो भी लेट कर लिया k/1, तो ज़रा स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाना। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि जो आपका बीच वाला कोऑर्डिनेट है c, अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो आप mx2 nx1/m+n कर दो। पर यहाँ तो मैंने पहले से ही निकाला हुआ अपना c कोऑर्डिनेट, कितना निकाला हुआ है, x,0 निकाला हुआ है। पर अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, mx2 यानी कि k × 1 प्लस nx1
यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन m+n यानी कि k+1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? ऐसे भी इसका जरा ऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या बनेगा, my2 यानी कि k मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ny1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन m+n यानी कि k+1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई बच्चा लोग? क्लियर हो गई है सारी बात? नहीं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए कि नहीं आ रहा है? चलो अगर मज़ा आ रहा है तो नीचे एक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो जो यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा है रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा, सब्सक्राइब करके उसको बोलते हैं। तो अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वो सब्सक्राइब वाला बटन जो है अच्छे से दबा दीजिएगा उसको, मतलब जब तक वो पूरा वो एक ग्रे कलर ना आ जाए, उसके ऊपर बना हुआ एक बेल आइकन भी आता है, उस पर प्रेस करके सारा आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा आगे। तो ये बना हुआ है x,0 बराबर k को मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो k आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कराऊंगा तो 6 अपॉन k+1 कॉमा 7 की मल्टीप्लाई k के साथ कराऊंगा तो 7k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराऊंगा 4, और नीचे आ जाएगा k+1। अब देखो ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स है ये तो वो है जो मैंने अपने हिसाब से निकाले, जो मैंने सेक्शन फॉर्मूले से निकाले, और ये कोऑर्डिनेट c के वो वाले हैं जो उसने दिए हुए थे। तो जो मैं निकाल कर लाया हूँ और जो उसने दिए थे वो एक ही बात है, अलग तो है नहीं भाई। ये भी हमारा c का कोऑर्डिनेट ही है और जो हम निकाल कर लाए वो भी c का कोऑर्डिनेट ही है, यानी कि ये दोनों बराबर हमारे रहने वाले हैं। यानी कि अगर मैं इसका x देखता हूँ तो इसका x किसके बराबर रहेगा हमारे, k+6 अपॉन k+1 के। और ऐसे इसका मैं y कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि 0 बराबर किसके रहने वाला है, 7k प्लस का 4 अपॉन k+1 के। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नहीं? तो चलो इसको स्टार्ट करते और ख़त्म करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जैसे ही 0 में जाएगा पूरी वैल्यू क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये बन जाएगा 0 बराबर 7k प्लस का 4, तो ये बन गया 7k। इसको इधर लेकर आऊँगा तो बराबर -4, और k बराबर कितना आ गया, -4/7। लो भाई, यानी कि जिस घड़ी का हमारे को इंतज़ार था वो घड़ी हमारी आ चुकी है। हमने वैल्यू निकाल दी इसकी कितनी, 7k/4 निकाल दिए। कितनी निकाल दिए, 7k/4 निकाल दिए। चलो भाई, अच्छा यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक -7 आना था, ये हमने -7 लिया हुआ था क्योंकि रेशियो हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पर -7 आना था, मैंने गलती से +7 ले लिया, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, -7 माइनस एंड -7। तो k बराबर कितना आ गया, 4/7 आ गया। उसने पूछा था हमारे से कि रेशियो बताओ, और रेशियो हमने कितना लेट किया हुआ था, k/1, और k की वैल्यू आ गई हमारी 4/7। तो रेशियो हमारा बन जाएगा 4/7/1, यानी कि 4/7/1। पर सर ये थोड़ा सा ना रेशियो कुछ अटपटा सा लग रहा है। मैं कहूँगा क्यों अटपटा क्यों लग रहा है, क्योंकि सर नीचे हमारा 7 दे रखा है। अगर ये नीचे से 7 ना होता तो मैं कहता कि रेशियो मेरा प्रॉपर आया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस 7 को हटाने के लिए पूरा का पूरा रेशियो को किसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि पूरे रेशियो को किसी से मल्टीप्लाई किसी से भी डिवाइड करो, कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो करो जरा इसको 7 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही 7 से बढ़ाओगे तो हो जाएगा 4/7 × 7, रेशियो 1/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ और ये निकल गया 4/7। लो भाई, उसने कहा था कि किस रेशियो में हमारे एक्स कोऑर्डिनेट ने डिवाइड किया होगा, तो ये हमने बना दिया 4/7 में इसने क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। बोलो बच्चा लोग, क्लियर हुई यहाँ तक बात? नहीं हुई? अच्छा, कई बच्चे अब ये भी कहेंगे कि सर एक काम और करो, जब आपने इतना निकाल ही दिया है तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आपने लिया था x,0, यानी कि जिस कोऑर्डिनेट पे c ने हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था, एक बार ये भी निकाल कर दिखा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। अच्छा, मैं इसको रब कर, एक बार नोट कर लीजिए फिर निकालते हैं। नोट कर लीजिए इसको, चलिए तो नोट कर लिया होगा आपने इसको। अब ज़रा निकालते हैं x की वैल्यू भी, देखिएगा ज़रा। अच्छा, कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, तो वो कहता है कि सर मेरे को ना पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़रा समझना। देखो, आपका मन नहीं लगता वो तो चलो अलग बात हो गई, आप ये समझना कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आपके जो भी पापा है, जो भी आप पढ़ रहे हो अभी इस समय पे, जो आपके पापा है आपके काम पे गए और आप आराम से फ़ोन लेकर हाथ में अभी वीडियो को देख रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, एसी की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पंखे की हवा चल रही है, आप बिल्कुल सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर आपके पापा जो है दिन रात मेहनत करके ये सोच रहे हैं बस कि मेरा जो लड़का है किसी तरह अच्छे से पढ़ाई करके 10th में टॉप करे। पर वहाँ पर जो लड़का है बस वो टाइम पास किए जा रहा है, स्क्रॉल किए जा रहा है, अपने रील्स देखा जा रहा है,
रील्स देखे जा रहे हो, अपना काम खत्म किए जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट वाला डे होगा और वहाँ पर आपके जो पापा काम कर रहे होंगे, वहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे जितने भी आसपास के एम्प्लॉय उनके साथ होंगे, सबको पता होगा कि इनके लड़के का आज रिजल्ट आने वाला है, और सब ताक लगाकर बैठे रहेंगे, पूछेंगे कि क्या तुम्हारे लड़के का रिजल्ट कैसा रहा। और ये सोचो कि अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया नहीं आया, तो उस दिन पापा को जाएगा तुम्हारे पास फ़ोन कि पापा मैं फेल हो गया हूँ। और जो भी आसपास के वहाँ पर वर्कर होंगे और आपके पापा से पूछेंगे कि लड़के का रिजल्ट क्या रहा, और वो शर्मिंदगी जो पापा को होगी, वो शर्मिंदगी के जो असली हकदार होंगे वो तुम होंगे। जो उनको शर्मिंदगी तुम्हारी वजह से सहन करनी पड़ेगी, शायद उस शर्मिंदगी के आगे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। तो पापा को उस समय पे शर्मिंदा ना होना पड़े, इससे बढ़िया है कि आप अभी से दिल लगाकर मेहनत करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो, और सारे के सारे कंसेप्ट इतने टाइट करो कि जब आपका फ़ोन जाए पापा के पास तो पापा भी खुश होकर बोले सबको, हाँ मेरे लड़के ने टॉप किया। क्लियर होगी बात नहीं? तो चलिए अपने टॉपिक से भटकते नहीं है, दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अपने मम्मी पापा को आपकी वजह से शर्मिंदगी ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करना है, इन्जॉय भी करना है, लाइफ बहुत छोटी है, पर साथ साथ पढ़ाई पर भी उतना ही हमारे को फोकस करना है। क्लियर हो गई? तो चलिए ज़रा क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं दोबारा। देखिएगा ज़रा, ये क्या बोलना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, वो दिया हुआ था x,0, या मैं कहूँ जो सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो दिया हुआ था x,0, और उसने क्वेश्चन में अगर मुझे ये भी बोल दिया फॉर एग्जांपल एंड ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि जो आपका सी का कोऑर्डिनेट है जिसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था, अगर वो भी निकालने के लिए क्या दिया, तो बहुत ईजी है। आपको पता है यहाँ से x और k में हमने रिलेशन क्या निकाला था, x बराबर का k प्लस 6 अपॉन कितना, k प्लस 1। क्या k की वैल्यू हमारी आ चुकी है? बिल्कुल सर आ चुकी है। कितनी आई है? 4/7। डाल दो ज़रा इसमें, तो ये बनेगा x बराबर 4/7 प्लस 6 अपॉन 4/7 प्लस 1। टेक एलसीएम, x इज इक्वल टू 7 6 42 अपॉन कितना आया 7 अपॉन, टेक एलसीएम 4 प्लस 7 1 7 और अपॉन में कितना आ गया हमारे यहाँ पर, अपॉन में आ गया 7, यानी कि ये बना हमारा 42 प्लस 4 कितना बनता है 46 अपॉन 7 अपॉन 7 प्लस 4 कितना 11 अपॉन 7। तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा कितना बचा 46 अपॉन 11, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46 अपॉन 11 आ गई। और अगर मैं कहता हूँ कि c का कोऑर्डिनेट बताओ, तो सर बहुत ईजी है, c का कोऑर्डिनेट अभी आपने बताया x,0 है और x की वैल्यू हम निकाल कर ले आए 46 अपॉन 11 और 0 तो कॉपी पेस्ट रहेगा, यानी कि सर ये क्या निकल कर आ गया हमारा c कोऑर्डिनेट। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर वो हमारे से दो चीज़ें पूछ सकता है। पहला उसने पूछा यहाँ पर k की वैल्यू बताओ, या मैं कहूँ कि किस रेशो में उसने पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था वो बताओ, वो हमने बता दिया। इसके साथ साथ वो ये भी कह सकता है कि जो भी आपका c कोऑर्डिनेट था जिसने डिवाइड किया था एक्चुअली में, उस कोऑर्डिनेट को निकालो, तो हमने वो भी निकाल दिया। क्लियर होगी बात नहीं? चलो भाई, तो इसको नोट कर लेंगे और फिर चलते ज़रा आगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन और बेहतरीन सा लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं ज़रा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिएगा, ये लिखा हुआ है आर द पॉइंट्स 3,5 2,6 1,2 एंड 15,2 सॉरी 1/2 15/2 आर कॉलिनियर और नॉट। यानी कि आपको बताना है जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए ये कॉलिनियर हो गए या नहीं हो गए। अच्छा, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है कि जो भी हमारे पॉइंट्स आपको दिए हुए कॉलिनियर के लिए, अगर वो हमारे सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, यहाँ पर कॉलिनियर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, देखना ज़रा, मैंने कहा ये हमारा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। अगर मैं पूछता हूँ क्या मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस केस के लिए मेरा ए, बी और सी तीनों के तीनों क्या बने हुए हैं, कॉलिनियर बने हुए हैं। ये हो गई पहली बात। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक और लाइन है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाई लाइन, मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है मेरा, और ये वाला जो दिया हुआ है सी पॉइंट है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या ए, बी और सी जो तीनों पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, क्या वो कॉलिनियर पॉइंट है, तो आप कहोगे सर नहीं, ये मेरे तीनों कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ए और बी तो मेरा लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बट जो सी है हमारा वो लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इस केस के लिए मेरा ए, बी और सी हमारा क्या है यहाँ पर, नॉन कॉलिनियर। कैसा पॉइंट है हमारा, नॉन कॉलिनियर। क्लियर होगी बात नहीं? यानी कि साफ सी बात है, अगर तीनों के तीनों पॉइंट हमारे
एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो वो कोलिनियर बन गया। पर अगर तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, नॉन कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर को प्रूव करने के लिए मैं आपको और भी 2-3 मेथड बताऊंगा, जिसमें से पहला मेथड है हमारा क्या, हमने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट्स है वो हमारे कोलिनियर रहने वाले हैं नहीं रहने वाले। इसके बाद भी जो हमारा चैप्टर आगे चलेगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा 2-3 मेथड और, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने पॉइंट्स को चेक कर सकते हो कि वो हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर रहने वाले हैं या फिर नहीं रहने वाले। और इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्लियर होगी बात नहीं? चलो पहले हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले से कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी हमारे 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ क्या जो मेरे ए बी सी है वो हमारे तीनों कोलिनियर है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लग रहा है कोलिनियर है, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि जो हमारा ए सी लाइन सेगमेंट थी उसको मेरे बी ने डिवाइड कर दिया? बताओ ज़रा, क्या देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरी लाइन ए सी थी उस ए सी को हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड किसने कर दिया? बी पॉइंट ने डिवाइड कर दिया। और अगर बी पॉइंट मेरा ए सी को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई रेशियो में भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल m रेशियो n में कर रहा है, तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपका कोई भी यहाँ पर पॉइंट होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर हमारा ए बी एक लाइन सेगमेंट है और मान लेते सी ने इसको डिवाइड किया हो, तब भी हमारा m रेशियो n निकल कर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि बी सी मेरी एक लाइन सेगमेंट थी और ए ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो भी हमारा कोई ना कोई रेशियो तो निकल कर आने ही वाला है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से बताना है कि 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर रहने वाले या फिर नहीं रहने वाले, तो आप एक काम करो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, और अगर वहाँ से हमारा कोई भी रेशियो निकल कर आ जाता है सही m रेशियो n निकल कर आ जाता है, या मैं कहूँ अभी हमने पढ़ा था m रेशियो n को हम क्या लिख सकते हैं, k रेशियो 1 भी लिख सकते हैं। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर k की वैल्यू किसी भी तरीके से निकल गई तो समझ जाना कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बट अगर यहाँ पर k की वैल्यू नेगेटिव निकल रही है या निकल ही नहीं पा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहने वाले नहीं है। क्लियर होगी बात नहीं? जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इस केस के लिए कहूँ कि बताओ हमारे सी पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड किया, तो आप कहोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, सी पॉइंट ने तो ए बी को डिवाइड ही नहीं किया है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे m रेशियो n की वैल्यू निकलने वाली नहीं है, या मैं कहूँ यहाँ पर हमारे k की वैल्यू निकलने वाली नहीं है। तो अगर मैं इस सब चीज़ का कंक्लूजन निकालूँ तो बस एक ही बात है कि अगर इन तीनों को मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया और सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद k की वैल्यू निकल कर आ गई, तो साफ सी बात है पॉइंट्स हमारे कोलिनियर थे। बट अगर k की वैल्यू निकल कर ना आ पाई तो इसका मतलब आप जानते हो कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं थे। क्लियर होगी सारी बात? चलिए तो शुरू करते, ज़रा समझिएगा। ये मैंने बना ली एक लाइन, मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए कि ये कोलिनियर है, और ज़रा इनको पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने मान लिया पहला पॉइंट था मेरा 3,5, ये मैंने बीच में रख दिया फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट 2,6, और ये मैंने तीसरा रख दिया 1/2, 15/2। क्लियर हो गई? और इसको मैंने माना ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मैंने मान लिया अपना कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट। और मैंने लेट कर लिया कि जो हमारा सी पॉइंट है उस सी पॉइंट ने डिवाइड करा, किसको डिवाइड करा, ए बी को डिवाइड करा। और कौन से रेशियो में डिवाइड करा, आपको मालूम ही, हमें पता है कि रेशियो हमारे को हमेशा क्या लेना पड़ेगा, k रेशियो 1 लेना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो सी पॉइंट आया हुआ है इसने पूरी की पूरी लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया। करो ज़रा स्टार्ट, कैसे करेंगे? तो आपको पता है सेक्शन फॉर्मूले हम क्या करते हैं, ये जो सी के कोऑर्डिनेट है 2,6 ये उसने तो दिए हुए, पर हम सेक्शन फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, mx2 यानी कि k की मल्टीप्लाई किसके साथ, हाफ के साथ, प्लस nx1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, और अपॉन में आ जाएगा m+n यानी कि k+1। क्लियर होगी बात नहीं? तो ये हमने निकाला सेक्शन फॉर्मूले से c का x कोऑर्डिनेट। अब निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही c का y कोऑर्डिनेट। निकालते ज़रा, my2 यानी कि k की मल्टीप्लाई किसके साथ, 15/2 के साथ, प्लस ny1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ, अपॉन m+n यानी कि k+1। क्लियर होगी यहाँ तक बात नहीं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ज़रा समझिएगा। तो ये हमारा बन गया 2,6, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना, मल्टीप्लाई अगर मैं करवाता हूँ तो ये बन जाएगा k/2 + 3, और नीचे आ जाएगा k+1। और ऐसे अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 15k/2 + 5
और अपॉन में कितना आ गया k+1। क्लियर होगी सारी बात नहीं? चलो अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमने निकाला c का कोऑर्डिनेट वो कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया। जो उसने दिया हुआ था c का कोऑर्डिनेट वो कितना दिया हुआ था 2,6। तो इसका मतलब जो हम निकाल कर लाए हैं और जो उसने दिया है वो एक ही बात है, अलग तो होगा नहीं भाई। c का कोऑर्डिनेट चाहे मैं निकालूं चाहे आप निकालो चाहे बुक वाला दे दे, वो एक ही बनेगा, कुछ अलग बनने वाला नहीं है। अगर मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत करना कि सर हमने तो कुछ और देख लिया था c का कोऑर्डिनेट, है ना। तो अगर इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो सबके लिए वो सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब इसके हिसाब से जो हमारा x कोऑर्डिनेट है 2 और हमारे हिसाब से जो इसका निकला x कोऑर्डिनेट यानी कि k/2 + 3 अपॉन k+1 वो क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। और याद रखना हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर क्या ये पॉइंट हमारे कोलिनियर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। और कोलिनियर तभी बनेंगे जब हमारे k की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और सर एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, या तो k निकल कर ही ना आए, कैंसिल आउट हो जाए और k निकले ही ना, k में इक्वेशन ही ना बन पाए। या दूसरी बात ऐसे बन सकती है k की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब भी बात नहीं बनेगी। या k की वैल्यू देखो यहाँ पर हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और अगर दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तब भी हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू हमारी निकलने वाली नहीं है। क्लियर होगी बात नहीं? दोनों से सेम निकलनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू निकलनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं जरा। तो ये बना 2 = टेक एलसीएम k+3 2 = 6 और अपॉन में 2 और होल अपॉन कितना आ गया k+1। आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये बन जाएगा 2 = k+6 की मल्टीप्लाई हुई 1 के साथ अपॉन 2 की मल्टीप्लाई हो गई k+1 के साथ। तो ये बन गया 2 = k+6 अपॉन मल्टीप्लाई करवाया तो 2k, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करवाई तो 2। अब आपको पता है पूरा का पूरी ये वाली जो टर्म है ये हमारे डिनोमिनेटर में है, अगर इधर लेकर जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। हमें पता है जो भी चीज़ यहाँ पर डिवाइड में होती है इसी क्वेश्चन को उस तरफ जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो यानी कि ये बनेगी यहाँ पर 2 × 2k+2 और इसी इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा k+6, यानी कि हो जाएगा 2 2 = 4k प्लस 2 2 = 4 और इसी इक्वल्स टू k+6। चलिए ज़रा सेपरेट करने का काम स्टार्ट करते हैं। तो 4k तो यहाँ पर था ही, इस k को मैं इधर ले आया तो ये बन गया माइनस का k, 6 इधर था ही, इस 4 को उधर ले गया तो बन गया ये माइनस का 4। तो ये बना हमारा 3k इज इक्वल्स टू 2 और k की वैल्यू कितनी बन गई 2/3। मुझे बताओ क्या k की वैल्यू नेगेटिव बनी यहाँ पर? नहीं सर। k की वैल्यू पॉजिटिव बनी? बिल्कुल सर। इसका मतलब चांस है कि ये कोलिनियर हमारे बन सकती है। पर अभी ऐसा मत करना कि हाँ सर बिल्कुल बन गए, खत्म होगी बात। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो सेकंड पॉइंट को मैं जब इक्वेट करूँगा तो यहाँ पर k की वैल्यू दूसरी बन जाए, और अगर k की वैल्यू डिफर आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसका मतलब साफ है कि वो हमारा कोलिनियर रहने वाला नहीं है। तो चलिए ज़रा एक बार इससे भी कंफर्म कर लेते हैं। हमें पता है इसमें c का y कोऑर्डिनेट है 6 और हमारे हिसाब से कितना है 15k+5 और नीचे 2/k+1। इसका एलसीएम लेंगे ज़रा यहाँ पर, तो 6 = 15k। एलसीएम जब लूँगा तो ये बन जाएगा 10/2/k+1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी जैसे भी हमने यहाँ पर करवाई थी। तो ये बन जाएगा हमारा 6 = 15k + 10 जब अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 2k + 2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी किसी को? सारा क्लियर हो रहा है मामला जो पढ़ रहे हैं? अच्छा चलिए आगे आ जाते ज़रा। तो ये बनेगा, ये डिवाइड में है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 6 × 2k + 2 = 15k + 10। यानी कि अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 12k + 12 = 15k + 10। अब आपको पता है हमारे को k की टर्म सेपरेट करनी है और कांस्टेंट टर्म्स अलग से सेपरेट करनी है। तो ये बन जाएगा, इसको इधर ले जाइए और इसको आप इधर ले आइए। तो ये बन जाएगा 12 - 10 = 15k - 12k। 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2 और 15k में से 12k जाएगा तो कितना बचेगा 3k। यानी कि k की हमारी जो वैल्यू बनती है यहाँ पर वो बनती है 2/3। और यहाँ पर भी जो हमारी k की वैल्यू बनी थी वो क्या बनी थी 2/3। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? हम कहेंगे यस, पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि जो हमें पॉइंट्स आपने देकर रखे थे सर, वो कैसे देकर रखे थे? हमें कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए थे, क्योंकि अगर कोलिनियर ना होते तो हमारा रेशो ही ना निकल पाता, k/1 वाला k। और अगर यहाँ पर रेशो यानी कि k हमारा निकल पा रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट्स पर लाई कर रहे होंगे, तभी हमारा k की वैल्यू निकल कर आई है। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर होगी यहाँ तक बात? तो आज जो हमने कवर किया अपना सेक्शन फार्मूला सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा सेक्शन फार्मूला हमारे को बोलता क्या है। आगे भी ऐसी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, पर आप प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिएगा और नीचे जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।